तो कभी सोचा है कि एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे के पूरे भारत पर राज कैसे करने लगी? चलिए आज इसी कहानी को जरा कुरे। सवाल वाकई बहुत बड़ा है और यकीन मानिए इसका जवाब उससे भी कई ज्यादा दिलचस्प है। आखिर चंद व्यापारी शासक कैसे बन गए? आइए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब ना दो चीजों में छिपा है। पहला, जमीन पर पूरा का पूरा कंट्रोल, और दूसरा, अपने बनाए कानूनों की ताकत। अंग्रेजों ने भारत की जमीन से होने वाली कमाई पर कब्जा किया और फिर उस कब्जे को पक्का करने के लिए अपने कानून बना दिए। बस यही थी उनके इतने बड़े साम्राज्य की बुनियाद। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। देखिए, भारत तो हमेशा से खेतीबाड़ी वाला देश रहा है ना? और अंग्रेज इस बात को, इस ताकत को बहुत अच्छे से समझ गए थे। उन्होंने जमीन से लगान वसूलने के ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, जमीन से ज्यादा पैसा निचोड़ना, ताकि उनके फैलते साम्राज्य का खर्चा निकल सके। और इसके लिए दो बड़े सिस्टम सामने आए। एक था रैयतवाड़ी, जिसमें लगान सीधे किसान से वसूला जाता था, और दूसरा था महालवाड़ी, जिसमें लगान की जिम्मेदारी पूरे के पूरे गांव की होती थी। मतलब तरीके भले ही अलग अलग थे, पर मकसद एकदम साफ था, ब्रिटिश खजाने को भरना। मजे की बात यह है कि हर सिस्टम का चेहरा अलग था। कहीं पर जमींदार, कहीं खुद किसान, तो कहीं गांव का मुखिया लगान चुकाने के लिए जिम्मेदार था। लेकिन इन सब के पीछे थॉमस मुनरो और हॉल्ट मैकेंजी जैसे अंग्रेज अफसरों का दिमाग था, जो पूरे सिस्टम को अपने फायदे के हिसाब से चला रहे थे। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे इलाके की बात नहीं हो रही थी। अकेले रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम के तहत ब्रिटिश भारत की 81%, 81% जमीन आती थी। आप सोच सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर किसान की जिंदगी, उसकी रोजी रोटी सीधे सीधे इन सख्त सिस्टम से जुड़ी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि ये सिस्टम बनाए किसने? तो चलिए अब बात करते हैं उन आर्किटेक्ट्स की, उन गवर्नर जनरल्स की, जिन्होंने ब्रिटिश राज को असल में गढ़ा था। इस लिस्ट में पहला नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। इन्हें अक्सर एक सोशल रिफॉर्मर या समाज सुधारक गवर्नर जनरल कहा जाता है। लेकिन क्या उनके सुधारों के पीछे कोई और भी मकसद था? चलिए देखते हैं। अब देखिए, बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई, ठगी को खत्म किया। ये वाकई बड़े सामाजिक कदम थे। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा और दूर तक असर डालने वाला फैसला था, वो था मैकाले के कहने पर अंग्रेजी को पढ़ाई लिखाई की भाषा बनाना। और इस एक फैसले ने पता है क्या किया? इसने भारत में एक ऐसा पढ़ा लिखा तबका तैयार कर दिया जो था तो भारतीय, पर काम करता था ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। बेंटिक के बाद आए लॉर्ड डलहौसी। इनका दौर एकदम अलग था। मतलब इनके दो चेहरे थे, एक तरफ आक्रामक विस्तार और दूसरी तरफ आधुनिकीकरण। जहां एक तरफ वो भारतीय रियासतों को हड़प रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत में रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई नई तकनीकें भी ला रहे थे। और रियासतें हड़पने के लिए डलहौजी का सबसे बड़ा हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बड़ी सीधी सी लेकिन बहुत ही शातिर पॉलिसी थी। नियम यह था कि अगर किसी राजा की मौत बिना बेटे के हो जाती है, तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। और यह सिर्फ कोई कागजी नियम नहीं था। आप देखिए, सिर्फ 8 साल के अंदर सतारा, झांसी और नागपुर जैसी कितनी ही बड़ी बड़ी रियासतें इस पॉलिसी का शिकार बन गईं। और जाहिर है, हर एक विलय के साथ भारतीय राजाओं के बीच गुस्सा और बढ़ रहा था। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी था। यही डलहौजी थे जिन्होंने भारत की पहली रेलवे लाइन बिछवाई, पोस्टल सिस्टम सुधारा। सुनने में तो ये बहुत अच्छे काम लगते हैं, लेकिन इनका असली मकसद था फौज को जल्दी से कहीं भी पहुंचाना और पूरे देश पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना। तो एक तरफ ये मॉडर्नाइजेशन और दूसरी तरफ रियासतों को हड़पने की जिद। जब कोई साम्राज्य इतनी तेजी से फैलता है, लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज करता है, तो उसका अंजाम क्या होता है? इस सवाल का जवाब मिला लॉर्ड कैनिंग के आने पर। कैनिंग उस वक्त आए जब एक बहुत बड़ा तूफान आने ही वाला था, और इसी तूफान के बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन के पहले वाइसराय बने। उनके आने के ठीक 1 साल बाद ही 1857 में वो तूफान आ गया, एक ऐसा विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। ये था 1857 का संग्राम। इस विद्रोह का असर बहुत बड़ा हुआ। भारत पर राज करने का तरीका ही बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। वो विलय वाली पॉलिसी खत्म कर दी गई और गवर्नर जनरल का पद बदलकर हो गया वाइसरॉय। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी।
तो सवाल ये उठता है कि इन गवर्नर जनरल्स और इनकी बनाई पॉलिसियों की विरासत क्या है? मतलब, क्या इनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर पड़ता है? ये बात इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, कंपनी का काम था जीतना और पैसा कमाना, बस। लेकिन अब क्राउन का काम था एक साम्राज्य को चलाना, और उसके लिए चाहिए थे नियम, कानून और एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और कानूनी ढांचा अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया था, क्या उसकी छाप आज भी हमारे सिस्टम में मौजूद है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।